सभ्यता क्या है, इसमें क्या अंतर हो सकता है, और संविधान के संवर्धन में कलाचार का भी एक हिस्सा किस तरीके से हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम इस साक्षात्कार में करने वाले हैं। और इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर हमारे साथ बातचीत यहाँ पे करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जो साउथ इंडियन स्टेट्स है वो हिंदी को अपोज करते हैं। अभी आप हिंदी को भी अगर देखेंगे, जैसे मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा है, लेकिन आप 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूसरी जगह जाएंगे तो एक अलग तरह की हिंदी होगी और हिंदी 50 तरह की होगी। तो वो जो हिंदी है वो एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है जिसके तहत काम करती है। इसका क्या कारण है, अगर इसको हम एनालाइज करें तो इसका कारण ये है कि जो हिंदी है उसकी फाउंडेशन उन्होंने संस्कृत को रखा है और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो उन्होंने संस्कृत से उसमें डाले। तो वो जो संस्कृत के वर्ड हैं, जैसे महाराष्ट्र है उसमें मराठी का वर्ड आ जाएगा, आपका मध्य प्रदेश में हिंदी का वर्ड आ जाएगा, कर्नाटक में कन्नड़ का वर्ड आ जाएगा। तो वो हिंदी के वर्ड होने के बावजूद हिंदी है वो, लेकिन उसमें डिफरेंट पैराफ्रेजिंग जैसे होती है, तो वो चेंजेस जो है इतने ज्यादा दूषित हो जाते हैं कि हम अपना आदमी, जैसे मान लो एक कर्नाटक का आदमी अगर वो आंध्र प्रदेश में जाता है तो वो आंध्र प्रदेश में अलग भाषा है। हरियाणा का आदमी पंजाब में जाता है तो पंजाब में अलग भाषा है। अगर वो जम्मू कश्मीर में जाता है तो वहां एक अलग भाषा है। हिमाचल में जाता है वहां एक अलग भाषा है। तो एक जो आदमी उस भाषा को समझता है, उसके बावजूद अगर वो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जा रहा है तो वो उसके बाद भी उस भाषा में वो अनपढ़ की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि उसको उसकी नॉलेज नहीं होगी। जब तक वो नॉलेज नहीं होगी तो उसमें उसका सही क्या है उसका गलत क्या है उसको वो नहीं समझ पाएगा। जी सर, जी सर, सही बात आपने की सर। तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारी बहुत सारी अलग अलग परंपरा है, लेकिन संविधान में हमारी सभ्यता को संरक्षण या उसका संवर्धन करने के लिए कुछ ऐसे अनुच्छेद हमको दिखाई देते हैं क्या? नहीं, संविधान में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दिया वो इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ये 4 जो प्रिंसिपल्स हैं इनके ऊपर हमारा संविधान भी खड़ा है, इनके ऊपर सोसाइटी भी खड़ी है। संविधान इक्वलिटी पैदा करना चाहता है, इसलिए संविधान ने इगैलिटेरियन इक्वलिटी एक कंसेप्ट होता है कि आदर्श बराबरी की व्यवस्था, उसमें अगर ये जस्ट इक्वलिटी है, मान लो 100 पोस्ट है और 100 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट होती है, तो एक पर्टिकुलर तरह के लोग ही अगर मान लो उस एग्जाम में आते हैं तो सब मान लो ब्राह्मण्स जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं या एग्जाम को सेट करने वाला आदमी ब्राह्मण है, तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं जिसके तहत मान लो उसमें से 100 में से 100 आदमी वो आ जाते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में ये अपना मत रखा कि क्योंकि जो पब्लिक सर्विस है, जो सर्विसेज है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ऊपर एक जाति या कुछ ही जातियों का कब्जा है, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव तब तक नहीं हो सकता जब हम रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं करेंगे। लेकिन वो जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है, बैकवर्ड क्लासेज को वो रिजर्वेशन की व्यवस्था मिलने के लिए 40 साल से ज्यादा लगे। 1950 में संविधान लागू हुआ और उसके बाद काका कालेलकर कमीशन आया 1955 में, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। उसके बाद मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन आने के बाद जो मंडल कमीशन है उसको 1980 में उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन 1990 में वो रिपोर्ट लागू हुई और 1990 में जब वो रिपोर्ट लागू हुई तब पूरे देश में आंदोलन हो गया। पूरे देश में बैकवर्ड क्लासेज को उससे रिजर्वेशन मिल रही थी। जो रिजर्वेशन मंडल कमीशन के जरिए मिलनी थी
वो बैकवर्ड क्लास के लोगों को मिलनी थी, लेकिन सारा आंदोलन बैकवर्ड क्लास के लोगों ने किया, क्योंकि उनको ये बताया गया कि ये चूड़े चमारों की रिजर्वेशन बढ़ गई है, और वो जो लोग हैं बैकवर्ड क्लासेस के वो भ्रमित हो गए। उन्होंने बड़े पैमाने पे आंदोलन किया, जिसकी वजह से ये सारी दशा चलती है। जी सर, जी सर। एक तो हम देखते हैं कि मैं एक महिला हूँ, तो महिलाओं के बारे में भी एक बहुत सारा चिंतन जब हम करते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि महिलाओं के शोषण का, दमन का जो इतिहास है वो बहुत मतलब लंबा है। बहुत सालों से ये दमन चला हुआ हम देखते हैं। और जैसे भी संविधान लागू होने के बाद महिलाओं को हक अधिकार मिले हैं, उन्होंने कुछ ऐसा संघर्ष नहीं किया है, लेकिन उनको यह हक अधिकार मिले हैं। लेकिन किसी भी केस में जब हम वर्डिक्ट देखते हैं, मतलब यहाँ की परंपराएं जो है वो हमेशा उन्होंने महिलाओं के साथ भेदभाव किया है, उनको शोषण करने की प्रक्रिया में हमेशा देखा है। लेकिन जैसे कि कोई वर्डिक्ट आता है, बीच में एक वर्डिक्ट आया था कि बिंदी लगानी चाहिए या महिलाओं ने घर का काम करना उनका जिम्मेदारी है, तो ये जो स्टीरियोटाइप जो महिला के बारे में मतलब रखने की कोशिश की जाती है, उसके बारे में ये बदलने के लिए हमने कलाचार के माध्यम से कुछ करना कैसे कर सकते हैं सर हम? नहीं, वो मैं पहले बैकवर्ड क्लास का जो इशू हम डिस्कस कर रहे थे, पहले मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो हमारे कुछ साथी ऐसे हो सकते हैं जो समझेंगे कि बहुत ही परवर्स व्यू है मेरा, इसलिए ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मंडल कमीशन का आंदोलन दिल्ली में हो रहा था तो मैं वकील हो गया था, और वकील होने के बाद 4 या 5 दिन तक दिल्ली में बसें नहीं चली थी, और इसलिए पैदल ही आना जाना होता था। तो पैदल आते जाते जो हमारे जानने वाले लोग हैं वो मिल जाते थे। तो एक हमारे मित्र थे प्रकाश चंद, तब वो डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल लॉ मिनिस्ट्री के ऑफिसर थे, डिप्टी लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। तो उनके सामने एक बैकवर्ड क्लास का आदमी रहता था जो गुज्जर कम्युनिटी का था, उत्तर प्रदेश का। तो हम चले सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनका प्रकाश चंद जी का दफ्तर था, वो शुरू में ही मुझे मिल गए। तो हम यूपीएससी के बाद क्रॉस किए तो सुजान सिंह पार्क एक आता है। सुजान सिंह पार्क पे ये प्रकाश चंद जी के सामने रहता था, वो मतलब बैकवर्ड क्लास में गुज्जर जाति होती है उसका आदमी था। तो उसने हम बात करते करते हम जो है अंडूजगंज जगह है जो साउथ एक्सटेंशन है उसके पास ही अंडूजगंज है, वहां वो रहते थे। तो हम चले गए, उन्होंने कहा चाय पी के जाना था, हम उनके घर चले गए। तो ये जो उनके प्रकाश चंद जी के नेबर थे उन्होंने कहा कि भाई वकील साहब को चाय हम पिलाएंगे। अल्टीमेटली हम उनके घर में चले गए, और हमें 5 मिनट ही हुई थी कि उनका लड़का आया और उसने कहा कि बाबू मैंने बस जला दी। तो वो जो थे उन्होंने कहा, उनके यहाँ जैसे पुरानी तरह के गवर्नमेंट के मकान थे, खुट्टी होती थी, खुट्टी पे डोगा बोलते हैं, हरियाणा यूपी उसमें डंडा होता है उसको डोगा बोलते हैं, वो टांग रखा था। तो उसने कहा रे अमित ये पकड़ाइयो, उसने बेचारे लड़के ने पकड़ा दिया, उसको बहुत पीटा, हमने छुड़वाया, वो अलग सब्जेक्ट है। तो उसने बातों में ये कहा कि ये जो है ये तो मैंने पहले भी कहा था कि भाई मैंने बस जलाई, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। तो वो मानसिकता क्या थी कि भाई ये जो रिजर्वेशन है ये शेड्यूल कास्ट के लिए बड़ी है, और क्योंकि आज भी जो कलाचार है इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई चीज कला के माध्यम से या किसी कम्युनिकेशन के माध्यम से बता रहे हैं तो उसका रीच ज्यादा होता है, और वो रीच हमारे पास नहीं है। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, हम ये चर्चा कर रहे हैं, मान लो आधे घंटा करेंगे, 40 मिनट करेंगे, तो इसको ज्यादा से ज्यादा यहाँ बैठे इसके अलावा 1000 आदमी देख लेंगे, तो हमारी रीच जो है लाखों में नहीं है। अगर यही चर्चा कोई रेगुलर मीडिया कर रहा है तो वो एकदम लाख में जाएगी, 10 लाख जाएगी, करोड़ तक भी जा सकती है। तो वो विचार ज्यादा बड़े पैमाने पे फैलता है। तो वो जो है उसने लड़के ने कहा कि आपने पहले तो मुझे नहीं कहा। बाद में शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री बनी तो उसमें रमाकांत गोस्वामी एक मंत्री बना था, उसने आत्मदाह किया था, वो बैकवर्ड क्लास का था,
मतलब ये केवल मतलब कहने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई बैकवर्ड क्लास के लोग जो है उन्होंने उसको, क्योंकि वो आंदोलन जो है उसमें समझ बहुत का आज भी बहुत बड़े पैमाने पे वो ये समझते हैं हम अलग हैं। जैसे यहीं संदीर जी बता रहे थे कि यहाँ कुछ बैकवर्ड क्लास की कम्युनिटी के लोग, उन्होंने कहा कि वो तो हमारे से नीच है। जो ये मानसिकता है ऊंच नीच, नीचे वाले को आप गिराना चाहते हो, ऊपर वाले को लात मारता तब भी लात पकड़ रहे हो उसकी कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे लात मार रहा है। ये जो सारी व्यवस्था है ये सामाजिक व्यवस्था कलाचार के द्वारा ही कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि हमारा बहुत बड़े पैमाने पे कलाचार का कोई साधन नहीं है, इसलिए वो समाज में नहीं फैल रही। अब मैं आपका जो नया क्वेश्चन है उसके ऊपर आता हूँ। महिलाओं को बहुत बड़े पैमाने पे जो धर्म का काम है उसमें लगाया गया। कहीं भी आप देखेंगे तो महिलाएं धर्म के काम में लगी रहती है, और वो ये भी नहीं सोचती किसी भी धर्म में किसी भी महिला को कोई धर्म हो कोई अधिकार नहीं है। ये केवल संविधान है जिसके तहत उनको अधिकार मिला बराबरी का। अदरवाइज कोई भी धर्म, आप हिंदू धर्म में जाएंगे, आप मुस्लिम में जाए, कहीं भी जाएंगे, महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं है। लेकिन हर जाति की, हर धर्म की जो महिला है वो पूरा धर्म के काम में लगी रहती है। धर्म के काम में वो अंधविश्वास के साथ लगती है। वो सोच के लगे इससे मुझे फायदा होगा तो उसमें लगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे बहुत बड़े पैमाने पे चर्चा होती है रामायण की। आज रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, उसका होने के बावजूद उन्होंने एक एस्टेब्लिश्ड मंदिर को तोड़ दिया, मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद को तोड़ने के बाद जो कोर्ट का जजमेंट आया, उसने पूरा जजमेंट, अगर आप लास्ट के 5 पेज छोड़ दो, पूरा जजमेंट ये फाइंडिंग देता है कि ये काम गलत था, उन्होंने गलत काम किया। लेकिन जो फाइनल ऑब्जर्वेशन है वो जो मंदिर वाले लोग थे उनके पक्ष में कर दिया कि ये इनकी भावनाएं जो है हर्ट हो रही है, इसलिए इनको मंदिर बनाने देना चाहिए। तो ये रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है ऐसे नहीं चलता। अगर आपका राइट है तो वो राइट मिलने से मेरा कितना भी नुकसान होगा वो आपको राइट मिलना चाहिए। दिस इज रूल ऑफ लॉ। ये नहीं है कि आपका हर्ट होगा या आपको कोई नुकसान हो जाएगा मुझे अधिकार मिलने से। अगर इलीगल काम है वो एक अलग बात है, लेकिन जब तक वो लीगली परमिटेड राइट है तब तक आपको वो राइट मिलना चाहिए। इसलिए जो सामाजिक तौर पे जो हमारी महिलाएं किसी भी चीज में जो काम कर रही हैं उनको सोचना चाहिए इससे मुझे क्या फायदा है, मेरे परिवार को क्या फायदा है, मेरे समाज को क्या फायदा है, तो उनको डिसीजन लेना चाहिए। अगर वो केवल भाई मेरी पड़ोसन कोई किसी पूजा में व्यस्त है तो वो भी पूजा कर रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे अभी आज हाल में जो त्योहार है अगर उनको एनालाइज करें, जैसे पति के जिंदा रहने या उसकी ज्यादा उम्र के लिए व्रत करती है महिलाएं, उसमें पति को कोई फायदा नहीं है। केवल आप जो है वो सिस्टम है ऐसा, जो साधन संपन्न लोग हैं उसमें वो ब्राह्मण को बुलाते हैं, वो ब्राह्मण जो है उसको पूजा पाठ के कुछ दान दक्षिणा मिलती है। जो पूरा जो सिस्टम है उस सिस्टम की वजह से अगर मान लो हमारा भी कोई बुद्ध कोई उपासक भी है तो हमारे जो मोंक हैं वो भी उसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे। तो मैं समझता हूं कि क्योंकि एक समाज में वो एस्टेब्लिश्ड विचार है कि हमने ऐसा करना है, उसका ये फायदा होगा, उसी तरह हमने कोई नई चीज अगर हम डेवलप नहीं कर रहे तो हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म में क्या अंतर है? हमें नई चीज डेवलप करनी है। अब जैसे शादी में कई बार हम देखते हैं बुद्ध रीति से शादी होती है, उसमें भी 2 घंटे लगा देते हैं। अरे भाई 5 मिनट में खत्म होना चाहिए। ये एक केवल सामाजिक सिस्टम है जिसको डेवलप करने के लिए एक बनाया कि भाई 10 आदमी के सामने शादी होगी। तो महिलाओं का जो विचार है, महिलाओं को समाज, परिवार और उनका अपना, उनके बच्चे, उनका भला देख के उसके हिसाब से करना चाहिए। लेकिन भला ये नहीं कि मेरे बच्चे का भला होना चाहिए,
जो आज हमारी समस्या है वो महिला ये चाहती है मेरे बच्चे का तो भला हो जाए, दूसरे का नहीं होना चाहिए। ये पूरा ब्राह्मणिकल जो आइडिया है वो डिस्पैरिटी पे आधारित है, इसलिए इस तरह की सोच डेवलप होती है। और ये जो सोच है इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी महिलाओं को एजुकेट कर सकते हैं, लेकिन उतने बड़े तौर पे हमारे पास संसाधन नहीं है। हम बराबर इसकी चर्चा करते हैं कि हमारे जो लोग साधन संपन्न भी हैं वो हमारी संस्थाओं को कोई दान अनुदान नहीं देते हैं। जब तक आप उनको दान अनुदान नहीं देंगे तब तक वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोशल काम नहीं कर पाएंगे। सोशल काम करने के लिए आपको यहाँ से सांची से भोपाल जाना है, भोपाल से दिल्ली जाना है। अगर एक आदमी जा रहा है, 2 जा रहा है, 10 जा रहे, खर्चा होता है उसमें। वो वहाँ रुकेगा तो उसको रूम चाहिए, वो खाएगा तो उसको खाना चाहिए। तो ये सामाजिक काम से ही ये संभव है। कोई इंडिविजुअल मेरे पास कितना भी पैसा होगा लेकिन मैं सामाजिक काम एक आदमी अपने लेवल पे नहीं चला सकता। इसलिए महिलाएं जो है उनको सामाजिक दृष्टि से जो सोचना है उस सोच में बदलाव लाना चाहिए। अब दूसरा जो पहलू इसका देखेंगे, आज कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता है जिसमें त्योहार नहीं है। और त्योहार भी ऐसा है, ये बहन भाई का त्योहार है, ये बच्चे का त्योहार है, ये किसी और मतलब जो है, इतने त्योहार हैं कि आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। जब आप उसको छोड़ते तो वो कहते देखो ये तो बहन को प्यार नहीं करता है, ये तो भाई को प्यार नहीं करती। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो त्योहार बनाए हैं, अगर आप मान लो 10,000 रुपए कमा रहे हैं महीने में, तो आपका तकरीबन 5,000 से ज्यादा तो केवल इन त्योहारों में बहन आएगी, भाई आएगा और इसी में खर्चा है। तो इन त्योहारों को कैसे कम करना है, जो बड़े त्योहार हैं उनको डाइल्यूट कैसे करना है, ये हमारा जो कलाचार है उसमें ये हमें डेवलप करना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे अगर हम उसको कंट्रोल और नहीं कर पाएंगे चेंज, तो हम कुछ ज्यादा बदलाव नहीं ला पाएंगे। हमें इसको बदलना है, बदलने के लिए हमें नया सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं एडवोकेट, उनसे जब हम चर्चा करते हैं वो कहते यार तुम तो नई थ्योरी डेवलप कर रहे हो, क्योंकि जो हम कहते वो उनको पसंद नहीं आ सकता। क्योंकि अगर समाज में बदलाव लाना है तो वो इतना आसान नहीं है। अगर ट्रेडिशनल सिस्टम में आप चलते रहेंगे तो 1000 साल भी बदलाव नहीं आएगा। आपको बिल्कुल नया सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा और उस सिस्टम के जरिए ही आप चेंज ला सकते हैं। और बहुत बड़े पैमाने पे महिलाओं को, जो सामाजिक पिछड़े हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, बैकवर्ड क्लासेज हैं, उन सबको एजुकेट करना चाहिए। उनसे धर्म परिवर्तित जो लोग हैं, अब बहुत बड़े पैमाने पे शेड्यूल कास्ट से मान लो कोई मुस्लिम बन गया, शेड्यूल ट्राइब से मुस्लिम बन गया, ओबीसी से मुस्लिम बन गया, उसकी कंडीशन उस धर्म में भी वही है। अब वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, उससे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए अगर वो मुस्लिम हो गया तो भी उसको रिजर्वेशन का और दूसरे लाभ जो है वो मिलने चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पे कुछ भी होने लगता है तो तुरंत आंदोलन हो जाता है। अभी ये क्रीमी लेयर लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, किसी ने चर्चा नहीं किया। क्रीमी लेयर अगर लग जाएगा तो जो चपरासी की रेगुलर नौकरी कर रहा है उसके बच्चे को भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। और इसमें बहुत बड़े पैमाने पे आपके सामाजिक सिस्टम में ऐसा चेंज आएगा कि रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो लड़ने वाला थोड़ा साधन संपन्न है वही लड़ सकता है। अब हम 30 साल से हम इस आंदोलन में काम कर रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कि हमें कभी भी कोई गरीबी, उस तरह की गरीबी देखी हो कि भाई हम बिल्कुल खाने को मोहताज थे। लेकिन अगर समाज में बदलाव ला सकता है तो अगर थोड़ा बहुत भी साधन संपन्न नहीं है तो वो नहीं ला सकता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पढ़े लिखे नहीं होते, साधन संपन्न नहीं होते तो कुछ भी बदलाव नहीं ला सकते थे। केवल वो इसलिए बदलाव लाए कि वो साधन संपन्न थे। क्योंकि आपको कुछ भी करने के लिए आपके पास कुछ न कुछ आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, तभी आप चेंज कर सकते हैं। सर, मतलब महिलाओं की क्या जिम्मेदारी है, इसके बारे में तो बहुत ही अच्छा विवेचन आपने यहाँ पे रखा। लेकिन इसके साथ में मेरा एक सवाल था कि जो भी जजमेंट मतलब पास जो होते हैं, जिसके उदाहरण तौर पर मैं कहना चाहती हूँ कि बिंदी लगाना ज़रूरी है या पति की सेवा करना, ये तो धर्म है। मतलब संस्कृति में जो जो बातें आते हैं, स्टीरियोटाइप जो आते हैं महिलाओं के साथ,
वो लगातार जजमेंट में दिखाई देते हैं। तो अगर हम कलाचार के माध्यम से इसकी तरफ देखते हैं तो ये शोषण का ही मुद्दा आता है फिर वापस। तो ये जो माइंडसेट है, जो जजमेंट देते हैं, जो वर्डिक्ट देते हैं, उनके माइंडसेट को किस तरीके से हम बदल सकते हैं, और नहीं बदल सकते हैं तो हमारी जिम्मेदारी इसमें क्या होती है फिर? देखो, बहुत बड़े पैमाने पे हम जजमेंट के सिस्टम को नहीं बदल सकते। उसका कारण है कि जो कोर्ट्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ना कोर्ट्स में बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन है, ना शेड्यूल कास्ट का है, ना शेड्यूल ट्राइब का है। अगर एक आदमी बन जाता है, वो चीफ जस्टिस भी बन जाता है, तो उसके हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और जब 30 लोग बैठे होते हैं, वो आदमी बहुत ज़्यादा अपने जो मन की बात है वो नहीं रख सकता। तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होना चाहिए। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऐसे नहीं हो सकता जैसे जब तक सरकार दूसरी थी यहाँ, तो उस सरकार में तकरीबन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 50% लोग वो अपने लगाते थे, 50% वो दूसरे लगाते थे। लगते उन्हीं के आदमी थे, लेकिन 50% जिनका रिलीजियस कमिटमेंट है, जो बीजेपी आरएसएस उनसे जुड़े हैं, उस तरह के लोग लगाते थे, और 50% वो कांग्रेस टाइप के लगाते थे। लेकिन अब जो नया सिस्टम हुआ है, इसमें इन्होंने वो 100% या 90% वो एक ही तरह के लोग लगा रहे हैं। जब वो एक तरह के लोग लगा रहे हैं तो पूरा सिस्टम उसमें चेंज हो जाता है। और इसीलिए जो जजेज का जो काम है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव ना होने की वजह से उसको हम उस तरह से चेंज नहीं कर सकते। जब पॉलिटिक्स हमारे कंट्रोल में होगी तो हम इसको 2 साल में ही बदल देंगे, क्योंकि ये हमारी जो समस्या है, जो हमारी पार्टियां रही हैं, चाहे आप बीएसपी को लें, चाहे आरजेडी को लें, चाहे समाजवादी को लें, जो भी पॉलिटिकल पार्टी बैकवर्ड क्लास या शेड्यूल कास्ट का जिसमें डोमिनेशन रहा है, उन पार्टियों ने राजनीतिक तौर पे तो ये देखा कि हम पावर में आ गए, लेकिन किसी भी ब्रांच में, चाहे वो वकील हों, चाहे वो जज हों, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, किसी भी दूसरे फील्ड में कोई चेंज करने की या कोई रिप्रेजेंटेशन देने की भी बात नहीं की। अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़े पैमाने पे मैं ये चर्चा करना चाहता हूं, जैसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उसने एक भी नॉन ब्राह्मण, केवल मतलब शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास नहीं लगाया, ये अलग बात है, उन्होंने नॉन ब्राह्मण एक भी आदमी नहीं लगाया। और उसके समर्थक इतने ज्यादा अभी भी मिल रहे हैं मुझे, मैं सरप्राइज हूं इस बात पे कि सारे ही मूर्ख कैसे हो सकते हैं। ये जो पूरी व्यवस्था है, हम डेमोक्रेसी चाहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब सब लोगों का भागीदारी होनी चाहिए, और भागीदारी का मतलब सब इंस्टीट्यूशन में सब तरह के लोग होने चाहिए। अगर हमारी पॉपुलेशन 90% है, हम ये मान रहे हैं कि 85 से 90% हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स को छोड़ के कहीं 1 या 2% भी नहीं है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, इसको चेकमेट करने के लिए जो पॉलिटिकल सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, अगर वो हम डेवलप करने में कामयाब होंगे तो हम निश्चित तौर पे सभी संस्थानों में, सरकार के सभी ऑर्गन्स में जो रिप्रेजेंटेशन हमारा होना चाहिए वो हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। ये केवल ऐसा नहीं है कि भाई हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, केवल बातचीत कर रहे हैं। हमने लीगल सेल बनाया, लीगल सेल में बहुत बड़े पैमाने पे हमने ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज की, लेकिन समस्या क्या है कि हम लोग डायरेक्ट कुछ किसी को बेनिफिट नहीं कर सकते। अब वो डायरेक्ट, हर आदमी ये चाहता है मुझे डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाए। डायरेक्ट बेनिफिट के लिए आपको पूरा सिस्टम रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है, और रीऑर्गेनाइजेशन इतना आसान काम नहीं है। हम अगर पॉलिटिकल चेंज लाते हैं, उस पॉलिटिकल चेंज में हमारा कोई रोल रहता है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई कल जो पॉलिटिकल सिस्टम में अगर बीएसपी की तरह के ही लोग हमारे वाले में आ गए तो हो सकता है हमारे में भी चेंज ना हो, लेकिन जिस तरह का हम चेंज करना चाहते हैं अगर वैसा होगा तो हम सभी ब्रांचेज में हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेज हो, चाहे इनसे धर्म परिवर्तित लोग हों। अब जैसे मुस्लिम्स हैं, उनका पब्लिक सर्विस में 1.5% रिप्रेजेंटेशन है,
उनकी पॉपुलेशन 16-17% है। तो आफ्टर ऑल 16-17% का रिप्रेजेंटेशन उतना ही होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस की 22% के करीब रिप्रेजेंटेशन है। अब 70% रिप्रेजेंटेशन जो है, अगर इस 22 वाले का डाटा 5 साल 10 साल पुराना है, मान लो ये 30% हो गया, तो 70% रिप्रेजेंटेशन आज भी उन्हीं लोगों का है सर्विसेज में। फिर भी उन्होंने अपने आदमियों के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन प्रोवाइड की। और एक हमारे दोस्त थे एमपी, मैंने 7 या 8 दिन जैसे वो चल रहा था प्रोसेस कि होने वाला है, तो मैंने उनको एजुकेट किया, समझाता था 7-8 दिन कि सर मंडल का जो जजमेंट है उसमें 9 जज थे, 9 के 9 जज ने ये कहा डेमोक्रेटिक आए। यही मैं कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छा विश्लेषण और जो हमारा विषय था सभ्यता और भारतीय संविधान, इसके बारे में अपना चिंतन यहाँ पे रखा और अमूल्य ऐसा वक्त भी आपने हमको दिया है। तो मूल निवासी सभ्यता की ओर से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ फिर से, और सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। ये चर्चा, ये साक्षात्कार यहाँ पे हम खत्म करते हैं। जय भीम, जय मूल निवासी।